दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस में। मैं प्रभंजन कुमार सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोग के चैनल में। दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि देखिए, पहला न्यूज़ ये है कि आप जो यूपी पीटी का जो एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ है, अभी कुछ देर पहले ही नोटिस आ चुका है। 19 अगस्त को एग्ज़ाम है यूपी पीटी का और 2 शिफ्टों में होगा। फर्स्ट आपका और सेकेंड 2 शिफ्टों में 19 अगस्त को ही पेपर होगा यूपी पीटी का। यूपी एसआई का एग्ज़ाम 15 सितंबर के बाद कभी भी डेट आ सकती है अगस्त के। जैसे कि आपका अगस्त में पता यूपी टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर आपका यूपी पीटी आपका 19 अगस्त पड़ गया। सितंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका यूपी एसआई का एग्ज़ाम होगा। सेकेंड गुड न्यूज़ ये है कि दोस्तों आप लोग जो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स या कहीं से भी जुड़े होंगे, तो आप लोग को जो नोट्स वगैरह दी जाती है या पीडीएफ वगैरह दी जाती है, तो पैसे पे करा के दी जाती है, वो आपको बी पॉजिटिव क्लासेस में भाई प्रभंजन कुमार सिंह मेरे द्वारा आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। ओनली आपको क्लास अटेंड करने हैं। क्लास अटेंड करने के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या आपको एफबी पे या जिस भी सोशल मीडिया पे आप जुड़े हैं हमसे, जिस जगह मेरे चैनल का आप देखते होंगे उस जगह आपको सेंड किया जाएगा, आपको मिलेगा नोट्स। जैसे कि मैंने जीएस के कुछ पार्ट्स आपको, जैसे गुप्तकाल मैंने पढ़ाया था, गुप्तकाल का कुछ नोट्स मैंने भेज सेंड कर दिया है सोशल साइट पे, एफबी पे सेंड किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड किया हुआ है। और जिनको दिक्कत ये होती है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे सर कैसे ज्वाइन करना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों आप लोग का एक चीज़ है कि आप पहले मेरे को व्हाट्सअप करिए, अपना नंबर सेंड कीजिए, आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे तभी ज्वाइन कर पाएंगे। आप ग्रुप पे पहले आप मेरे को नॉर्मली व्हाट्सअप पे अपना सेंड करिए ज्वाइन लिख के, और उस पर मेरा नंबर और अपना ज्वाइन चैनल का नेम, ठीक है। उसके बाद आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स, करंट अफेयर्स, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, आपको वीडियो रिलेटिव आपको पास जाते रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों जैसे कुछ आप लोग का वो भी कुछ मैसेज आया हुआ था सर, छोटी छोटी बातों के लिए आपका मैसेज आता है। जैसे कि आपने बोला था कि सर आप जय हिंद बोलते हैं लेकिन आप नमस्ते और जय हिंद का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जय हिंद पे तो हम पूरे देशवासी आ गए ना। कैसी कैसी बातें करते हो आप लोग, इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें करते हैं, है ना। जय हिंद का मतलब पूरा अपना देश आ गया, भारत 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 अपना देश आ गया जय हिंद पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ गए। हम सबको अब नमस्ते और आदाब ये सब चीज़ें तो नहीं कह सकते, लेकिन जय हिंद बोल सकते हैं। जय हिंद पे सब कुछ आ गया। आप लोग इसी छोटी छोटी बातों के लिए आप मैसेज मत किया करिए, ठीक है। आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, स्टार्ट करते हैं क्लास। आपने सुना होगा दोस्तों गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज सम्मेलन, ठीक। प्रथम गोल मेज सम्मेलन। देखिए कुछ जगह मैंने देखा, जैसे कि कुछ यूट्यूबर पे मैंने देखा, यूट्यूबर जो पढ़ाते हैं, या मैंने कई सारे नोट्स पे ऐसा देखा जहाँ पे गोल मेज नहीं गोल मेल लिखा हुआ है। गोल मेल कोई वर्ड्स नहीं है दोस्तों, आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा। गोल मेज सम्मेलन इसलिए होता है क्योंकि राउंड हो के जो सम्मेलन हुआ था, गांधी जी ने उसमें सहभागिता किया था। अदर जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं, उस पर गोल मेज सम्मेलन में सीटों के बीच किनारे बैठ के, है ना, सीटों के किनारे के बैठ के सभी जो जो उसमें शामिल थे वो लोग बैठ के एक मीटिंग किए हुए थे, ठीक है। 3 गोल मेज सम्मेलन हुआ था। उसके बारे में आपको डिटेल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जिस जिस गोल मेज सम्मेलन जो भी एग्ज़ाम पे आने वाले हैं या आ सकते हैं, वही चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। अब समय दोस्तों वो नहीं बचा है कि आपको गोल मेज सम्मेलन अगर मैं पढ़ाने जाऊँगा तो कम से कम मान के चलिए आप 10 दिन, तो उसमें कम से कम आपका पूरा फैक्ट्स स्टार्ट करो फिर शुरू करो, बताते बताते तो बीत जाएंगे समय, 10 दिन आपके चले जाएंगे, ठीक है। कहानी रूपी बताते में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं। गोल मेल नहीं होगा दोस्तों, गोल मेज होगा। गोल मेज के टेबल पे बैठ के ये मीटिंग हुई थी, प्रथम गोल मेज सम्मेलन। इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, इसमें 89 भारतीयों ने भाग लिया था। 89 भारतीयों ने भाग लिया था, ठीक। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड पे 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में गांधी और इरविन का, दिल्ली में गांधी जी और इरविन का
समझौता हुआ था, समझौता हुआ था। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये गोलमेज सम्मेलन में 89 भारतीयों ने भाग लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया। उसके बाद जब ये मीटिंग कंप्लीट हो गई दोस्तों, फिर ये सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी SS राजपुताना जहाज़ से, पानी में जहाज़ से ये गए हुए थे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में। इसको भी समझना है, ये भी आता है कौन सा जहाज़ था, गांधी जी कहाँ गए हुए थे, ये भी आता है। SS राजपुताना जहाज़ से गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम लोग। इससे अच्छा मौका कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। यूपी पीटी में जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद आपको पता होगा कि सीधे ही जैसे ये पीटी का एग्ज़ाम होगा, विधानसभा चुनाव आचार संहिता आपका फरवरी तक लग जाएगा। योगी सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। पीटी जहाँ प्री ख़त्म हुआ उसका मेंस का तुरंत अनाउंस कर देगा, जिसमें लेखपाल समूह ग की भर्तियाँ 50,000 वैकेंसियाँ इंक्लूड है। ठीक है, अगर प्री निकल गया, मेंस के बाद फिर ज्वाइनिंग है। ठीक है, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में आते हैं हम लोग। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, ठीक। इसमें क्या था, पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट में 16 भारतीयों ने भाग लिया था। 16 भारतीयों ने भाग लिया था। ठीक, अब आते सेकंड में। गांधी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाग लिए थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाग लिए थे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अब। गांधी जी ने इस सम्मेलन को उथल पुथल नाम दिया था। उथल पुथल नाम दिया। ठीक, अब गांधी जी ने उथल पुथल नाम दिया, किस लिए दिया, इसका रीज़न भी होना चाहिए ना। रीज़न समझते हैं। इसका रीज़न ये था, इस सम्मेलन का कोई भी हल नहीं निकला। कोई भी हल नहीं निकला। अब गांधी जी जब उसमें भाग लिए, एक तो फर्स्ट से गोलमेज सम्मेलन के बाद डायरेक्टली उनको सेकंड पे आना पड़ा था। अब जब सेकंड पे आए उन्होंने, तो उनको ही पता चलता है कि इस सम्मेलन का कोई भी नतीजा नहीं निकला, कोई भी नतीजा निचोड़ नहीं निकला, उनका आना व्यर्थ हो गया। ठीक है, जिसमें उन्होंने इसका नाम उथल पुथल सम्मेलन कहा था। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग कौन कौन लिया था और किस रूपरेखा से इसमें भाग लिया था, उसको समझते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों इसका। आप लोग चाहो ना तो कहने की बात है, जो मैं मुंह से बोल के लिखता हूँ ना, उसको भी चाहो नोट डाउन कर सकते हो। इधर बोर्ड में देखने की आवश्यकता ही नहीं है। जिनको पढ़ना है, जिनको मस्ती करना है, उसकी बात ही नहीं है। अब देखिए इसमें भाग कौन कौन लिया था। देखिए, दलित वर्ग से आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे। भीमराव अम्बेडकर जी थे। ठीक, दलित वर्ग से। अब आते हैं आपके मुस्लिम वर्ग से मोहम्मद अली जिन्ना थे। मुस्लिम वर्ग से मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली
जिन्ना थे मुस्लिम वर्ग में। ठीक है, मुस्लिम बाद आते हैं सिख वर्ग में। सिख वर्ग, सिख वर्ग में आपके सरदार संपूर्ण सिंह थे। सरदार संपूर्ण सिंह। ठीक, सिख में आपके सिख वर्ग, ठीक, सरदार संपूर्ण सिंह थे। सिख के बाद जो आपका था हिंदू वर्ग, हिंदू वर्ग, हिंदू वर्ग में आपके एम.आर. जयकर जी आते हैं। एम.आर. जयकर जी आते हैं हिंदू वर्ग में। ठीक है, एंग्लो इंडिया वर्ग एक था, एंग्लो इंडिया वर्ग। इसमें क्या कौन थे इसके? के.टी. शाह जी, के.टी. शाह जी। ठीक है, अब कौन कौन भाग लिया था इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वापस लौटते समय, वापस लौटते समय गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने, क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल ने इनको क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर कहा था। इसको समझते हैं थोड़ा। गांधी जी जब पहले फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में गए, वहाँ से फिर वो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गए एस.एस. राजपूताना से। ठीक है, जहाँ से वो गए हुए थे। अब सेकंड गोलमेज सम्मेलन के बाद जब वो अपने देश वापस आ रहे थे तो उनको चर्चिल ने अर्धनग्न फ़कीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनग्न फ़कीर। ये बहुत ही फेमस है अर्धनग्न फ़कीर, किनको कहा गया था? पहला ये, दूसरा ये किसने कहा था, ये भी कौन अंग्रेज शासक ने कहा था। ठीक है, अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे अब आते हैं जो लास्ट है आपका थर्ड गोलमेज सम्मेलन। क्या है? थर्ड गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, थर्ड गोलमेज सम्मेलन। देखिए, पहले तो इसमें प्लस पहला पॉइंट ये है, इसमें 46 भारतीयों ने भाग लिया था। 46 भारतीयों ने, 46 भारतीयों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, है ना, पहला पॉइंट। दूसरा ये था डॉक्टर आपके क्या था सेकंड आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मतलब समझ गए होंगे आप लोग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आपको समझ में आ गया, सेकंड का भी आपका आ गया। थर्ड में जो इम्पोर्टेंट था वो आपका दो ही था। एक पहला 46 भारतीयों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, पहला पॉइंट ये होता है।
दूसरा पॉइंट ये होता है, बार बार कई सारे एग्ज़ामों में आ चुका है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि तीनों सम्मेलन में भाग लिया था। वो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन और थर्ड गोलमेज सम्मेलन, तीनों में भाग लिया था किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 के पेपर में आया हुआ था। आपका यूपी टेट 2018 वाला था, उसमें आया हुआ था। आरटेट के पेपर में भी आया हुआ था। एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। एमपीएसआई के पेपर में भी आ चुका है। बहुत इसको अगर स्टार दिया जाए 10/10 स्टार दिया जाए इसको, इस क्वेश्चन को, कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भारतीय ऐसा कौन था जो कि भाग लिया होता। ठीक है दोस्तों, छोटा सा टॉपिक था गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, आपको मैंने ये भी आधार बता दिए, कई सारे बुक में आपको गोलमेज नहीं गोलमेल मिलेगा। और कई सारे क्वेश्चन संस्थाएं भी आजकल यही पढ़ा रही हैं। मैंने कई सारे यूट्यूबर को भी देखा, कई सारे नोट्स में भी देखा जहाँ पे गोलमेज सम्मेलन लिखा था। गोलमेज नहीं तो गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज अराउंड टेबल। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, यूपी पीटी का एग्ज़ाम डेट आ ही चुका है और जो नोट्स हमारे द्वारा जो भी होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया ही जाएगा। और अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे ज्वाइन नहीं कर पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं यूट्यूब पे भी सेंड करता रहूँगा वीडियो बना के। ठीक है, उसका, और दूसरा आपका एफबी पे भी सेंड करूँगा, इंस्टाग्राम पे भी सेंड करूँगा। ठीक है, हर जगह जहाँ पे सोशल मीडिया पे हमसे जुड़े होंगे वहाँ पे। और ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जो भी आप लोग के दिल में होता है वो सब चीज़ें आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हो, बहुत अच्छी बात है। यूपी पीटी का अनसॉल्व पेपर, और अनसॉल्व पेपर क्या मैं किसी का उठा कर अनसॉल्व पेपर आपको नहीं कराऊंगा। मेरे को जो लगेगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं वो चीज़ें मैं आपको दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे आपसे। ठीक है, अब कई सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि सर आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों करवा रहे हो? भाई सबका यार पर्सनल होता है, कुछ सोच होती है, कुछ जरूरी नहीं कि हर चीज़ हम पैसे कमाने के लिए करें, है ना। भाई आप लोग के सहारे ही तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो सब चीज़ें मेरे को भी तो गेन हो रहा है, मेरे को नॉलेज अभी तो पढ़ा रहा हूँ। आप क्या लगता है यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ाना क्या नॉर्मल बातें होती हैं? वीडियो बना के भेज देना, डांस करना अच्छा लगता है, डांस कर लिया, जोकरो वाली बातें कर लिया, उस पर भेज दिया, वो चीज़ें अलग चीज़ होती है। लेकिन एजुकेशन लाइन पे जो बंदे जुड़े उनसे पूछिए, खड़े होकर पढ़ाना, प्लस हर चीज़ को तोल मोल के पढ़ाना पड़ता है। तोल मोल मतलब ये कि कोई चीज़ गलत, हम ऐसा चीज़ तो नहीं पढ़ा रहे हैं कि जो कि बंदे के ऊपर गलत इफेक्ट पड़े, वो सोचे बाद में देखे कैसा हमने क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो मैं वही चीज़ें पढ़ाऊँ दोस्तों जो कि आपके एग्ज़ाम में काम देगा। ध्यान देते रहिए, मस्त रहिए और अपना सेहत का ध्यान देते रहिए। जिनका फर्स्ट डोज वैक्सीन हो चुका वो सेकंड डोज जाके वैक्सीन लगवाएंगे। और एग्ज़ाम में सिर्फ 1.5 मंथ बचे हैं। यूपी पीटी से स्टार्टिंग होगा अपना महाभारत दोस्तों, याद रखिएगा। महाभारत इसलिए मैंने बोला, यूपी पीटी पहला एग्ज़ाम आपका होगा दोस्तों 19 अगस्त, वहाँ से प्रथम महाभारत हम लोग का शुरू होगा। सेकंड आपका शुरू होगा यूपीएसआई का, यूपीएसआई सितंबर फर्स्ट वीक में होगा। सेकंड महाभारत स्टार्ट तैयार रहेगा। ठीक है, और आपका थर्ड आपका रहेगा जो बच्चे रीट एग्ज़ाम में कम से कम 22 लाख लोग ने आवेदन किया है। अभी EWS सर्टिफिकेट का जो मुद्दा था वो भी राजस्थान कोर्ट ने बोल दिया कि वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं रीट लेवल 1-2 में। अब उनके साथ भी यही प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जब खुलेगा फॉर्म फिर वो लोग भी डालेंगे, वो भी डालेंगे होगी EWS सर्टिफिकेट वाले। अब वो डालेंगे, कम से कम 30 लाख लोग कम से कम आवेदन करेंगे रीट एग्ज़ाम में। ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है। यूपी पीटी फर्स्ट में सबसे बड़ा, उसके बाद आपका रीट वाला राजस्थान जो अध्यापकी का होता है। ठीक है, तो 3-3, 4-4 महाभारत से हम लोग को गुजरना है। इसी 3-4 महाभारत में ही कुछ न कुछ क्लियर कर लेना है दोस्तों। इसके बाद कोई वैकेंसीज आने वाली नहीं है। विधानसभा चुनाव होने की वजह से योगी सरकार पे बहुत सारा दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो वैकेंसीज दे रहे हैं। और आने वाले काल में अगर उनकी सरकार होती भी है या नहीं भी होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, है ना, कोशिश तो भाई अच्छे काम कर रहे हैं तो उनके लिए सोचना लाजमी है। लेकिन अगर किसी का, मैं पॉलिटिक्स से बिलोंग तो नहीं करता हूँ, लेकिन इतना है कि जो काम यूपी में हो रहे हैं बहुत ही सॉलिड काम हो रहा है। शिक्षा विभाग में थोड़ी दिक्कतें हैं जिनको धीरे धीरे सुधारा जा रहा है। और वैकेंसीज़ को निकाल के फिर अगर वो आते भी हैं नहीं भी आते हैं, जब एक बार निकल गया तो वो तो पूरा होना ही है ना, चाहे जिसकी सरकार है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखते रहिए, मस्त रहिए और मस्त रहिए, बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।